आज सुषमा को चैन की सांस आई है। आज उसे एक लंबे अरसे के बाद सुकून मिला है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है उसे अपनी बेटी को यहाँ लाने में। ओह, 2 बरस की लंबी लड़ाई के बाद अंततः वह सफल हो ही गई, वरना अंजलि को मना लेना क्या आसान था। आज 2 बरस बाद वो चैन से सोएगी, चैन से खाएगी। एकाएक उसे भूख लगने लगी। उसे लगा जैसे एक लंबे समय के बाद आज सचमुच उसे भूख लगी है। आज वह अपनी पसंद का खाना बनवाएगी, आराम से खाएगी और फिर चैन की नींद तान कर सो जाएगी। पर अंजलि की तो भूख जैसे मर ही गई थी। सब कुछ इतना अजीब, अपरिचित और अटपटा सा लग रहा था, मानो किसी पराये के घर आ गई हो। वह कोई भी तो चीज परिचित नहीं लग रही थी। लगती भी कैसे? आंखें बार बार भीग जाती थी। माँ को इसका आभास न हो, इसलिए आंसुओं को उसने टपकने नहीं दिया। कोरों पर ही पोंछ डाला और अपने कमरे में चली आई। आरूही की आवाज़ भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए ममता को उसे थमा एकांत में अपने पलंग पर लेट गई। वह सोच रही थी कितनी बेबस और निरीह हो गई थी वो। माँ की दलीलों के सामने कुछ भी तो नहीं कह पाई, बस मथती रही अपने आप को। पर हासिल क्या हुआ? यह जुदाई, यह पराया सा लगने वाला घर, यह घुटन, यह सिसकी जिसे वह निरंतर दबाने का प्रयास कर रही है, पर कहाँ दबा पाई, फूट ही पड़ी। आंखों से घारा बन आंसू बह चले, अविरल अविराम। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया, अंजलि खाना खा लो। नहीं, उसका मन नहीं कर रहा है खाने को। वो रोना चाहती है अपनी बेबसी पर। तभी माँ के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने अपने सिर पर उन्हीं के स्वर थे, भूल जा उसे। ऐसे पति के साथ रहने से तो अकेले रहना ज़्यादा अच्छा। उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। चल उठ, कुछ खा ले। भारी मन से वह माँ के पीछे चल दी। जैसे तैसे माँ के सामने कुछ निवाले मुंह में डाले और गले के नीचे उतार सोने के बहाने फिर अपने कमरे में आ गई। पर नींद कहाँ आने वाली थी उसे, वो तो जैसे कोसों दूर चली गई थी। आंखें तो मोहित को ढूंढ रही थी, अंधेरे में उसकी मजबूत बाहों का संबल चाह रही थी। वो उसके सीने पर सिर रखकर अपने को हल्का करना चाह रही थी, पर चाहा हुआ कुछ भी तो नहीं बीत रहा था। उसके साथ हर काम उसकी इच्छा के विरुद्ध विपरीत दिशा में होता सा प्रतीत हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? वो बुदबुदाई। माँ तो बच्चों का भला ही चाहेगी, बुरा कैसे चाह सकती है? फिर क्या मुझसे ही मोहित को समझने में गलती हुई है? माँ जो देख रही है वो मैं क्यों नहीं देख पा रही? माँ जो समझा रही है मेरे गले क्यों नहीं उतरता? मैं क्यों उन गलतियों को नहीं देख पा रही जो माँ मोहित में देख रही है? मोहित से मैंने प्यार किया है माँ। अगर उन भूलों को मैं नज़रअंदाज कर दूं तो क्या बुरा है? अगर उन भूलों को अनदेखा कर मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी अच्छी तरह चल रही है तो मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए। और फिर क्या मैं पूर्ण हूँ? मुझ में क्या कोई कमी नहीं है? मेरी हर बात मोहित को पसंद हो यह जरूरी तो नहीं। कुछ मेरी बातें उन्हें भी नापसंद होगी, पर उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की। क्या इतनी सी बातों के लिए तलाक ले लिया जाता है? यह सब बातें वह माँ से अलग अलग समय पर कई बार कह चुकी है। ऐसा नहीं है कि माँ को मनाने या समझाने की उसने कोशिश नहीं की, पर माँ की दलीलों के आगे वह अनुत्तरित होकर रह गई। वह शुरू से ही माँ के नियंत्रण और सानिध्य में रही है। माँ के सामने वह बचपन में भी नहीं बोल पाती थी, तब भी नहीं जब वो पिताजी से अलग हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि गलती माँ की थी। माँ शुरू से ही काफ़ी डोमिनेटिंग थी। पिताजी अक्सर चुप ही रहा करते थे। घर में हर काम माँ की इच्छा से होता। घर की साज सजावट, मेहमानों का आना, खाना पीना, बाग बगीचा, हर चीज़ में माँ की पसंद स्पष्ट झलकती थी। घर में किसी और का दखल उन्हें गवारा नहीं था, अपने बच्चों का भी नहीं। उनकी पसंद नापसंद का माँ ने कभी सम्मान नहीं किया। जब कभी अंजलि अथवा सुधांशु ने कुछ कहना चाहा तो स्पष्ट तौर पर उन्हें यह जता दिया गया कि यह घर उनकी माँ का है, यहाँ उन्हीं की इच्छा का स्थान है। अपनी इच्छा को वो अपने घर में पूरा कर सकते हैं,
पर माँ ने उसे अपने घर में भी अपनी इच्छानुसार कहाँ रहने दिया। उनका दखल लगातार उसके घर में सेंध लगाता रहा और अंततः उसकी दीवारें चरमरा कर गिर पड़ी। वो लगातार टुकड़े होते हुए घर को समेटने की चेष्टा करती रही, पर माँ के सामने पता नहीं क्यों वो बेबस हो जाती। एक टुकड़ा उठाती तो दूसरा हाथ से फिसल जाता और आज नौबत ये आ गई कि उसके दोनों हाथ खाली हो गए थे। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाही थी उसने। वह अपने आप से बोली, मोहित, हमने तो इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे जिंदगी के, जहाँ ना दुख था ना निराशा। आंगन में बहार थी, तुम्हारी बाहों का संबल था, मेरी कोमलता थी, वाणी का माधुर्य था और था तुम्हारा साहस। कहाँ कहाँ बिखर गए वो सारे सपने, क्यों छितरा गए सब कागज के टुकड़ों की भांति। मेरी वो आकांक्षाएं इतनी हल्की तो नहीं थी और ना ही आधारहीन। फिर ये क्या हो गया, कैसे खुल गया मुझ में बंद कर रहने वाला तुम्हारा अनुबंध। सब बह गया तुम्हारी शराब के साथ, सब कुछ बिसर गया तुम्हारे नशे के साथ। तुम्हें क्या हो गया मोहित, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो बुदबुदा रही थी, तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी ही होगी। क्या दिया है उसने तुम्हें, निचोड़ कर रख दिया मेरी फूल सी बेटी को। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी और तुम्हें भी उस नरक में कभी नहीं लौटने दूंगी। क्या कमी है तुम में, पढ़ी लिखी हो, अपनी और अपनी बेटी की परवरिश कर सकती हो। यहाँ रहकर उसे अच्छे संस्कार दो, सिर उठाकर जीने के योग बनाओ। उस माहौल में ये क्या सीख पाएगी, अपने लिए ना सही अपनी बेटी के लिए तो सोचो। धम से बैठ गई वह, विचार करने के लिए बाध्य हो गई। एक बार की अपनी भावनाओं के बहाव को विवश हो रोकना पड़ा। उसे हकीकत इतनी सरल, सहज या फिर सपनों सी कोमल और खूबसूरत नहीं होती, यह समझ आ रहा था उसे। आहिस्ता आहिस्ता वह अपने आप को संभालने लगी। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। आरूही को भी उसने मना ही लिया था कि पापा अब उनके साथ नहीं रहेंगे। और फिर इतने दिनों में मोहित ने ही कौन सी सुध ली थी उसकी। माँ फिर अपने क्लब और सोसाइटी के कामों में व्यस्त हो गई। जिंदगी फिर एक ढेर पर चल निकली। सोते सोते अंजलि चौंक कर बैठ गई। वह पसीना पसीना हो रही थी, घबराहट से उसका मुंह सूख रहा था। पास में स्टूल पर रखे गिलास में से उसने पानी पिया। थोड़ा स्वस्थ होने पर उसे मोहित का वह पत्र याद आने लगा जिसमें उसने अपने पहले पत्रों का उल्लेख किया था जो उसे मिले थे। फिर क्या माँ ने उसे वह पत्र जानबूझकर नहीं दिए? क्यों उसके दिमाग में कौंधने लगा। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं होने से डाक के समय वह घर पर नहीं थी, इसीलिए डाकिया पत्र उसे ही दे गया था। कितना विनीत होकर लिखा था वह पत्र मोहित ने। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँ ये तो बता दो। मेरे किसी पत्र का जवाब लिखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? माना मुझ में बहुत सी कमियां हैं। मैं शराब पीता हूँ, पीने के बाद तुम्हें बुरा भला भी कहता हूँ, जो शायद मैं अपने आप को ही कह रहा होता हूँ। मैं घर का ध्यान नहीं रखता, तुम्हारे किसी काम में हाथ नहीं बटाता, मैं टिक कर नौकरी नहीं कर पाता, तुम्हारी नौकरी पर बड़े बड़े शौक पालता हूँ। मेरे दोस्त तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारा ही ना। और क्या तुम मेरी नहीं हो? अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाएगा तो क्या तुम उसे निकाल कर फेंक दोगी? नहीं ना। फिर क्या मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ? मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या ऐसे ही निकाल कर बाहर फेंक दोगी? मैं लाइलाज तो नहीं, पर मेरा इलाज तो तुम ही हो, तुम ही करोगी भी। तुम्हारे बिना मेरी हालत और बदतर हो गई है। मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाता, खाना नहीं खा पाता, सेव करने का भी मन नहीं करता। क्या क्या बताऊं? क्या एक बार भी संभालने नहीं आओगी? मुझे डांट नहीं लगाओगी कि मैंने अपना क्या हाल बना रखा है, कि मेरी ये झाड़ झंकाड़ हुई दाढ़ी तुम्हें जरा भी अच्छी नहीं लगती, और अगर मैंने स्वयं नहीं बनाई तो तुम सोते समय मेरी सारी दाढ़ी काट डालोगी। अंजलि, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। क्या तुम्हें मेरी कमी नहीं खल रही? तुम वहाँ मेरे बिना कैसे जी रही हो? क्या तुम्हारा भी वही हाल नहीं हो रहा जो मेरा यहाँ हो रहा है? मुझे तो बांध रखा है तुम्हारी माँ ने, जो मुझे अपने घर नहीं आने देती, पर तुम्हें तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक रहा। मैं तो हर
आहट पर तुम्हारे कदम खोज रहा हूँ। आ जाओ अंजलि, प्लीज आ जाओ। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा मोहित। अंजलि को फिर नींद नहीं आई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 3 बज रहे थे। माँ, मैं मोहित के बिना नहीं रह सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैंने निर्णय लेने में या तो ज़्यादा ही उतावली कर दी या फिर अपने नहीं तुम्हारे दिमाग से काम लिया। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे चेहरे पर विचलित कर देने वाला एक सुकून देख रही हूँ। तुम कभी पापा से भी नहीं निभा पाई और उसका दंड भी हमने भोगा। तुम्हारी जिद के आगे हमारा पापा से संपर्क तक टूट गया, जिसकी कमी मैं आज तक अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। मैं आरूही को वही दंड नहीं भोगने देना चाहती। वो जैसे भी है उसके पिता है। आरूही से बढ़कर उनके लिए कोई और तो नहीं हो सकता। तुम्हारी भैया भाभी से भी नहीं बनी। तुम्हारे खोखले अहम के कारण वो भी तुम्हें छोड़कर देहरादून में बस गए। कम से कम दोनों खुश तो हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तुम्हारे ही शहर में बस गई और तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह गई। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारा बुढ़ापा मुझे चाह रहा है। मेरी सेवा और नौकरी दोनों की आवश्यकता है। तुम अपने आप से इतनी बंधी हुई हो माँ कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। पर मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। तलाक के बाद हम दोनों के साथ रहने को तुम जो चाहे नाम दो। हम पति पत्नी थे, हम पति पत्नी ही रहेंगे। एक बात और, मैं तुम्हारी आवश्यकता से मुकर नहीं रही, पर मुझे तुम्हारा स्वार्थी होना खला। मैं उन्हें छोड़कर, अपना घर तोड़कर तुम्हारी आवश्यकता पूरी करूं, यह मेरे सामर्थ्य में नहीं है। पर अगर तुम मेरे पास आकर रहोगी तो यकीन मानो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। अंजलि ने पत्र मेज पर रखा। घड़ी में 4 बज रहे थे। उसने आरूही को गोदी में लिया और घर से बाहर निकल गई और चले गए अपने पति के घर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।